नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर साइंस की टॉप 30 MCQ जो कि होंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी आने वाली यूपी टेट एग्ज़ाम जो कि 23 जनवरी 2022 को होने वाली है। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो कि आपको विज्ञान से रिलेटेड रहेंगे। और यदि आपका पेपर सेकंड है तो ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्यतः ये कहा जाता है कि रिक्त स्थान में रिक्त स्थान मिलाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन यहाँ पर कर सकते हैं, कितना स्कोर आप इन प्रश्नों में से कर सकते हैं। तो देखिए किसमें किसको मिलाना चाहिए, जल में अम्ल, अम्ल में जल, या फिर उपरोक्त में दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि जब जल में अम्ल मिलाते हैं और जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो दोनों कंडीशन में क्या फ़र्क होता है और क्या यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर रहेगा, पहले सही उत्तर को टिक करते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमें मिलाना चाहिए जल में अम्ल। अब देखिए जल में अम्ल क्यों मिलाना चाहिए, इस बात को भी थोड़ा सा समझिएगा। जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो क्या होगा, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा और जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। आप जब अम्ल में जल मिलाएंगे तो आपके हाथ में जो बीकर होगा, फ्लास्क होगा, जो भी आप जिस चीज़ में मिला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऊष्मा प्राप्त करके यानी कि गर्मी प्राप्त करके टूट सकता है और एसिड जो है वो आपके हाथों पर पहुंच करके नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जब भी हमें अम्ल को तनु करना हो तो हम जल लेंगे और जल में थोड़ा थोड़ा करके अम्ल मिलाएंगे। तो इस प्रकार से पहला विकल्प हमारा उत्तर बनेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु यहाँ पर उभयधर्मी प्रकृति की है। तो देखिए उभयधर्मी प्रकृति का मतलब क्या होगा, तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उभयधर्मी प्रकृति की जो धातु है वो है एल्यूमिनियम। अब देखिए एल्यूमिनियम जो होता है क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का एक मैं ऑक्साइड आपको बताता हूँ, Al2O3। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है और ये जो ऑक्साइड होता है ये अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों तरह का गुण रखता है और इसीलिए इसको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पर धातु की जो प्रकृति है वो हमें उभयधर्मी देखना है, किस आधार पर, उसके ऑक्साइड के आधार पर। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो होता है ये एक उभयधर्मी प्रकृति का होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर है ऊर्ध्वपातन, आस्वन, वर्णलेखन, निर्वात आस्वन। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन विधि से हम इसको शुद्ध करते हैं कपूर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, सोडियम। तो इन सभी में सबसे हल्का तत्व होगा यहाँ पर हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या कहलाती है। तो देखिए हमें यहाँ पर अभिक्रिया को देखना है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, मतलब कि कोई भी तत्व या परमाणु धातु जो भी हो, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, है ना। तो ऑक्सीकरण, रेडॉक्स, अपचयन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार देखें तो जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ऑक्सीकरण को हम परिभाषित 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर और एक जो भी तत्व है धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय तत्व को जोड़ने और त्यागने के आधार पर। तो यहाँ पर हम इसको परिभाषित जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रक्रिया पर कर रहे हैं। तो जब भी धातु, तत्व या परमाणु, अणु कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ऑक्सीकरण कहलाएगा, जब ग्रहण करेगा अपचयन कहलाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न हमारा आता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जिसका अपचयन होता है क्या वह क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर है ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की बात की जा रही है, प्रक्रिया की बात नहीं की जा रही है। प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, पर पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, नाम के विपरीत पदार्थ होगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा, प्रक्रिया ऑक्सीकरण होगी, और जहाँ पर प्रक्रिया अपचयन होगी वहाँ पदार्थ जो होगा वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया होगी, वहाँ पर पदार्थ जो होगा वो ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला विकल्प जो होगा ऑक्सीकारक, इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैव उत्प्रेरक जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवों के अंदर रहते हैं और जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरकी की भूमिका निभाते हैं, और ये जीवों में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चांदी के आभूषणों का लंबे समय के पश्चात काला पड़ जाना प्रक्रिया है। तो देखिए, चांदी का लंबे समय के बाद में काला पड़ जाना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक, भौतिक, या फिर अपचयन, या फिर ऑक्सीकरण एवं रासायनिक। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसी जो प्रक्रिया होगी वो ऑक्सीकरण के साथ साथ रासायनिक प्रक्रिया भी होगी, और डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, या फिर धूल का मिश्रण। तो देखिए, रासायनिक रूप से मतलब कि रासायनिक सूत्र उसका हमें देखना है और सूत्र के हिसाब से उसको समझ लेना है कि जंग किस प्रकार की होती है। तो जंग जो होती है इसका सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है, और XH2O। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक आयरन ऑक्साइड है। Fe2O3 क्या है? आयरन ऑक्साइड है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, और इसके लिए विकल्प नंबर बी जो होगा ये सही होगा, जिसे हम AgBr भी कहते हैं। तो उसका प्रयोग इसमें किया जाता है और ये प्रकाश संवेदी होता है। चलिए, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर के कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, या फिर डी है कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर दो बातें आपको समझना है कि एक तो ऑक्सीजन को हटाया क्यों जाता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, और दूसरी नाइट्रोजन भरी क्यों जाती है। तो देखिए, ऑक्सीजन को इसलिए हटाया जाता है कि जब भी कोई भी पदार्थ जो होता है, तेली पदार्थ, चिप्स कैसे होंगे? तेली पदार्थ होंगे, है ना, तेल वसा से बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से इन चिप्स के अंदर जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी तो वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन उनसे क्रिया कर लेता है तेल और वसा के साथ में। और जब ये तेल वसा के साथ में ऑक्सीजन क्रिया कर लेता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, जिससे पदार्थ जो होता है चेंज हो जाता है, विकृत हो जाता है, उसमें एक तरह की अजीब सी गंध आने लगती है, और उसे हम कहते हैं विकृत गंधता, ठीक है। जैसे आप सेव नमकीन होगा, लंबे समय तक आप उनका उपयोग नहीं करते हैं और रखे रखते हैं, तो उसके बाद में उनको जब हम खाते हैं तो उनमें एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है, वही विकृत गंधता है। और तेल, सेव जो सेव होती है वो तेल निश्चित रूप से उसमें उपयोग होता है, उनसे बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो भी ऐसे तेली पदार्थ होंगे उनमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है, और चिप्स वगैरह के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भर दी जाती है कि वो उसमें उस तेल वसा के प्रति अक्रियशील होगी, और उससे ये पदार्थ जो है लंबे समय तक खराब नहीं होंगे, तो इसलिए उसको भरा जाता है। आगे बढ़ते हैं, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या फिर उपरोक्त तीनों। तो देखिए, मानव शरीर या किसी भी जीव शरीर की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये तीनों ही पदार्थ ऐसे हैं, यौगिक ऐसे हैं कि जिनसे हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो होता है वो निर्मित होता है। मतलब कि शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती है, और इन्हीं से अन्य कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से तीनों महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, यह एक प्रोटीन है जो अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होती है और रक्त में की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो देखिए, एक प्रोटीन है जो अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होगी। तो अग्नाशय एक ग्रंथि है,
और इसके द्वारा कौन सी प्रोटीन स्रावित होती है जो रक्त में की मात्रा को नियंत्रित करती है? हीमोग्लोबिन, शुगर या फिर नमक? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा शुगर, यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं इंसुलिन, जो कि एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, और हार्मोन्स होते हैं बने होते हैं प्रोटीन के। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि प्रश्न आपसे वही बात पूछ रहा है। रक्त में विद्यमान घातक परिसंचारी कोशिकाओं को क्रियाशील बनाते हैं हार्मोन्स इंटरफेरॉन ए और बी दोनों, या फिर डी है इंसुलिन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारा जो सही उत्तर इसके अंदर होगा वो होगा इंटरफेरॉन। बी विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों से अधिक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं पूर्ण जीवित कोशिकाओं के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, या फिर सी है ए और बी दोनों के द्वारा, और डी है अपूर्ण जीवित कोशिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज को पायरुवेट में परिवर्तित करने की क्षमता होती है रक्त कणिकाओं में, कोशिकाओं में, हड्डी में, मांसपेशी में। तो यहाँ पर उत्तर होगा कोशिकाओं में ग्लूकोज को पायरुवेट में परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, और बी विकल्प इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा अल्कोहल बनता है? एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, पायरुविक अम्ल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से क्या बनता है? तो उसमें बनता है एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, और जिसे हम C2H5OH कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में प्रोटीन की कमी को क्या कहते हैं? मराश में निमोनिया, क्वाशियोरकर, या फिर चिकन पॉक्स, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है उसे हम क्वाशियोरकर नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस, दूध, चावल, दाल। तो यहाँ पर चावल में किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं होता, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे शर्करा, लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन प्रोटीन अल्प मात्रा में होता है? तो यहाँ पर देखना है कि जिसमें शर्करा, लवण ज़्यादा मात्रा में होंगे लेकिन प्रोटीन अल्प मात्रा में, फलों में, फूलों में, दालों में, मांस में। तो यहाँ पर है फलों में, ठीक है ना। शर्करा, लवण प्रचुर मात्रा में होंगे लेकिन प्रोटीन अल्प मात्रा में होगा। अगला प्रश्न है, सरल प्रोटीन का गठन केवल किसके द्वारा होता है? तो देखिए, सरल प्रोटीन, एमिनो अम्ल, संयुक्त प्रोटीन, उपरोक्त दोनों, या फिर डी है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये यहाँ पर है प्रोटीन के प्रकार, और इसमें जो सरल प्रोटीन की बात करते हैं तो ये एमिनो अम्ल, सरल प्रोटीन का गठन केवल होता है एमिनो अम्ल के माध्यम से, और एमिनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन की एकलक इकाई होते हैं। चलिए तो पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वाशियोरकर और मरास्म बीमारी शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है और तत्व की कमी के कारण से ये हो जाती है। तो देखिए, अभी हमने एक प्रश्न देखा था प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, वहाँ पर दोनों विकल्प अलग अलग तरीके से रखे थे। मरास्म अलग रख दिया था, क्वाशियोरकर अलग रखा था, ठीक है ना। अब दोनों में से किसी एक का भी चयन करना था तो वहाँ पर हम किसी भी एक का चयन कर सकते थे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में। तो यहाँ देखिए, क्वाशियोरकर वही प्रोटीन की कमी से, और मरास्म यानी कि दोनों रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटीन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर जल, भोजन, अम्ल, एमिनो अम्ल आदि बताए हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा एमिनो एसिड की कमी। देखिए, एमिनो एसिड की कमी मतलब कि प्रोटीन की कमी, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से बनता है ना। प्रोटीन की एकलक इकाई क्या है? एमिनो अम्ल है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर हमारा इनडायरेक्टली बोल रहा है प्रोटीन और डायरेक्टली बोल रहा है एमिनो एसिड। तो हमें समझ लेना है कि वही हमारा प्रोटीन के कारण ये होता है। आगे बढ़ते हैं। सेब का ताजा कटना उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, उपरोक्त में से दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है क्योंकि ये प्रश्न भौतिक के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी बन सकता है, पर उसके लिए कंडीशन होना ज़रूरी है। देखिए, सेब का ताज़ा कटना, जैसे आपने सेब था, सेब को काटा आपने, और सेब को जैसे ही काटा तो वो परिवर्तन जो है उसमें पदार्थ किसी प्रकार से बदल नहीं रहा है, तो ये परिवर्तन हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। परंतु यदि सेब कटने के बाद हम थोड़ी देर उसे रख देते हैं और उसमें भूरे रंग की परत यदि आ जाती है तो फिर वो रासायनिक
परिवर्तन माना जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका प्रश्न देता है कि सेब ताजे या सेब कटे हुए सेब पर भूरे रंग की परत आना किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो वो रासायनिक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि भूरे रंग की परत उसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की क्रिया के साथ होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन हुआ? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, और सी है उपरोक्त दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन होता है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है ना, ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा बी। आगे देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर अमोनिया में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन, इसमें एक नया पदार्थ बनेगा, सी है दोनों, और डी है कोई नहीं। तो देखिए जब हम अमोनिया और H2 की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कि N2 प्लस हमने लिया 3H2 इज इक्वल टू यहाँ पर बना 2NH3 अमोनिया। अब देखिए ये जो परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया का विघटन भी हो जाता है N2 और H2 के रूप में। तो इस प्रकार से ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन भी है, साथ ही साथ इसमें एक नया पदार्थ भी बन रहा है अमोनिया इन दोनों गैसों से। तो उत्तर सी जो होगा उपरोक्त दोनों प्रकार यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब एसिड किसी धातु के साथ में क्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस बनेगी, धातु ऑक्साइड बनेगा, या उपरोक्त दोनों, या फिर है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल से एक अभिक्रिया हम ले लेते हैं, हमारे दिमाग में जो भी आती है, आपको एक धातु ले लेना है, एक अम्ल ले लेना है। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हमने लिया Zn एक धातु है जिंक, और प्लस यहाँ पर हमने लिया HCl 2HCl ले लिया, ठीक है। तो क्या बनेगा? तो देखिए इसमें बनेगा ZnCl2 और प्लस H2। तो यहाँ पर H2 एक गैस के रूप में मुक्त हो रही है। तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस इसमें बनती है जब धातु किसी भी अम्ल से क्रिया करती है। आप यहाँ पर H2SO4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ZnSO4 बन जाएगा और H2 मुक्त होगी। आगे देखिए pH स्केल का मान कितना कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? यहाँ पर 7.5 से कम, 6.5 से कम, या फिर 5.5 से कम, या फिर 7 से कम। तो उत्तर होगा 5.5 से कम। जब pH मान कम हो जाता है तो उस कंडीशन में दांतों का क्षय होने लगता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस पत्र किससे बनाया जाता है? तो यहाँ पर है नेटल पादप की छाल से, थैलिफाइड पादप लीचेन की छाल से, या सिर के पादप से, या फिर डी है सभी से। तो देखिए लिटमस पत्र जो होता है ये बनाया जाता है थैलिफाइड पादप लीचेन की छाल से, और बी विकल्प इसके लिए सही होगा। फार्मिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, चाय में, घास में, या फिर नेटल पादप में। तो नेटल पादप जो होता है इसके अंदर पाया जाता है फार्मिक अम्ल, और डी विकल्प इसके लिए सही है। स्वस्थ व्यक्ति की यूरिन का पीएच कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति की यूरिन का पीएच जो होता है वो 7, 8, 6 या 5। तो स्वस्थ व्यक्ति की यूरिन का जो पीएच होता है वो होता है 6। परंतु ध्यान रखिएगा कि जब भी शारीरिक किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जिसमें व्यक्ति रोगी हो या कोई भी समस्या दूसरी प्रकार की हो सकती है, वहाँ पर पीएच वैल्यू जो है आपकी 4.5 से लेकर के 8 के बीच तक जा सकती है, ठीक है ना। तो वो हमारी शारीरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और यदि हम स्वस्थ हैं तो वहाँ पर यूरिन का पीएच होता है 6। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए आगे हम यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट हुआ था जिसमें प्रोटीन की कमी से संबंधित रोग पूछे गए थे, जिसमें क्वाशियोरकर और मरास्म 2 अलग अलग विकल्पों में रखे थे। तो उसी त्रुटि के बदले में यहाँ पर आपको एक नया प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है वह पदार्थ। प्रश्न को समझना, आपसे पदार्थ पूछा है, क्रिया नहीं पूछी है। जब क्रिया पूछे तब आपको समझ लेना है कि क्रिया का रूप में उत्तर दें, प्रक्रिया जो भी पूछी जा रही है। पर यहाँ पर पदार्थ पूछा है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है। देखिए प्रक्रिया का नाम दे दिया कि यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, तो निश्चित रूप से वो पदार्थ क्या कहलाएगा? तो उस पदार्थ को हम कहेंगे अपचायक। जब प्रक्रिया ऑक्सीकरण की हो तो पदार्थ अपचायक कहलाता है, जब प्रक्रिया अपचयन की हो तो पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आप इस प्रकार से ध्यान रख करके चलिएगा। चलिए 1-2 प्रश्न आपको और एक्स्ट्रा उपलब्ध करवा देते हैं।
किस अभिक्रिया के अंतर्गत किसी बड़े यौगिक के टूटने या दो से अधिक नए छोटे यौगिक बनते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? योगात्मक, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन। सिंपल सा प्रश्न है। जब किसी बड़े से टूट करके जब छोटे छोटे बन रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्या है? एक अपघटन प्रक्रिया है और बी विकल्प इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा? जंग लगना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना, सेब कटने पर भूरा होना। तो देखिए, जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रम है, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, जल का ही रूप बदल रहा है, और दूध का दही बनना रासायनिक प्रक्रम है। सेब का कटने पर भूरा होना, आपने एक प्रश्न सेब का और देखा था, वहां पर भौतिक परिवर्तन था क्योंकि सेब ताजा कटा हुआ था, परंतु यहाँ पर सेब पर जब भूरे रंग की परत आ गई तो यहाँ पर यह परिवर्तन भी रासायनिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बल्ब का प्रकाशित होना, चूने का पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्पीकरण में बदलना, घी का पिघलना। तो यहाँ पर देखें, बल्ब का प्रकाशित होना यानी बल्ब का जलना निश्चित रूप से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। और चूने के पानी का दूधिया होना ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि जब चूने के पानी में CO2 मिलती है तो वो पानी जो होता है दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है और इसी के कारण से ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे साइंस के जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।